हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक, एक सुनहरा सा टॉपिक, जो कि है वंशागतिका क्रोमोसोम सिद्धांत। ठीक, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया, उसको आप रिवीजन करते रहिएगा। आज के इस टॉपिक में हम आपके लिए लेके आए हैं क्या, वंशागतिका क्रोमोसोम सिद्धांत। टॉपिक का नाम है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। क्रोमोसोम सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक्स को हम बोलते क्या हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को आज के इस लेक्चर में यही सारी चीज़ों को क्लियर करना है कि ये वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या होता है, क्रोमोसोम सिद्धांत को किसने दिया था, कब दिया था, और इसको जो है आपने इनका फ़ोटो तो देख ही रहे होंगे, इनके लेक्चर्स, इनके बारे में तो आप सुना ही होगा, देखा ही होगा। नहीं सुना होगा, नहीं जाना होगा, तो आज हम आपका इनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं, इनके बारे में बताते हैं, इन्होंने कैसे क्या किया। अच्छा, एक चीज़ आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि स्टार्टिंग में मेंडल्स के टाइम में, जब मेंडल्स ने अपने तीनों रूल्स दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी का रूल दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रूल दिया, तो इन सारे रूल्स को जब उन्होंने प्रतिपादित किया, जनरेट किया लोगों के बीच में, उस टाइम में हुआ क्या था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरेक्शंस लोगों के बीच में नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थे। इन सारे चीज़ों के ना होने की वजह से इनके जो रूल्स थे वो सिमट करके ही रह गए थे। इनके जो रूल्स थे वो सिमट करके ही रह गए थे। कुछ समय बाद, आइए हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, कुछ समय बाद जो है स्टार्टिंग में लक्षणों की जो वंशागति पर इन्होंने कार्य किया, वो कब जाके प्रकाशित हुआ, ये जा करके आपका 1865 में जा करके प्रकाशित हुआ। ठीक है, लेकिन जो इनके बहुत सारे लैक ऑफ कम्युनिकेशंस थे, प्रकाशन की जो कमियां थी, माध्यमों की कमी थी, एक लोगों से दूसरे लोगों तक पहुंचाने की प्रॉब्लम होती थी। उस समय क्या था, लैमार्कवाद, डार्विनवाद का समय चल रहा था। लोग इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लोगों के दिमाग में इतना तक नहीं आया कि किस तरीके से हम जेनेटिक्स के रूल्स को, नियम को हम गणितीय रूप में, मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। उसके बाद लास्ट में जा करके 1900 ईस्वी में, कब किया था, 1900 ईस्वी में जा करके इन्होंने, इनका जो है उस समय तक क्या था ये अज्ञात रहा, लोग इसके बारे में नहीं जानते रहे। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने जिससे इनका कार्य को प्रचार मिल पाता, दूसरे जीन या मेंडल्स के जो कारक के लिए संकल्पना की, वे लक्षणों के नियंत्रक की स्थायी एवं विभक्त इकाइयों के रूप में है, तथा इनका नियंत्रक की संकल्पना अर्थात ऐसे एलील जो एक दूसरे के साथ सम्मिश्र नहीं होता। मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आई, क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत रूप से परिचित थे। जैसा कि हम आपको बताएं कि उस समय के लोग जो थे, प्रकृति की जो विविधताएं थी, जो भी विविधताएं थी, उसको जो है प्रकृति के रूप में लोग देखते थे, आभासी रूप में देखते थे। उसका कोई एक जेनेटिक प्रमाण नहीं था
ठीक, मेंडल साहब ने ही सबसे पहले जीन्स का आविष्कार किया। इन्होंने जीन्स के बारे में बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं, इनके जो लक्षण हैं, वो जीन के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। उन्होंने उस समय जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, 1900 में ईस्वी में जो है इनके तीन वैज्ञानिक थे जो कि इनके ही शिष्य थे। डेवरीज थे, कॉरेंस थे और वॉन शेरमार्क थे। ये तीन वैज्ञानिकों ने मेंडल्स के खोजों पे फिर से पुनः स्टडी की और इसके बाद इस नियम को पुनः प्रचारित किया और लोगों के सामने जब आया, लोगों ने स्टडी किया तो लोगों को लगा कि नहीं, मेंडल्स ने जो कहा था वो बात सही है। तो रही बात आज के टॉपिक की, ये आपकी प्रीवियस टॉपिक्स थी जो कि आपके रिवीजन कराने के लिए यूज की गई है। ठीक, जो मेंडल्स का क्रोमोसोमल सिद्धांत है वो सीधा जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, आइए पहले एक बार देख लेते हैं, आपको बता देते हैं फिर आपको आगे बढ़ते हैं। मेंडल्स का जो क्रोमोसोम सिद्धांत है वो बॉवेरी एंड सटन ने दिया था। किसने दिया था? सटन एंड बॉवेरी ने दिया था। क्रोमोसोम थियोरी इज आल्सो नोन एज द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसी थ्योरी को जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको जो है सटन एंड बॉवेरी ने फंडामेंटल यूनिफाइंग थ्योरी भी कहा ऑफ जेनेटिक्स का फंडामेंटल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स भी कहा, क्योंकि ये जेनेटिक्स की सबसे भौतिक इकाई यूनिट के रूप में हुई, जिसमें क्या किया, विच आइडेंटिफाइज क्रोमोसोम्स एज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने ही सबसे पहले पहचाना कि जो लक्षण हैं एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किसके माध्यम से हो रहे हैं, वो क्रोमोसोम के माध्यम से हो रहे हैं। किसके माध्यम से हो रहे हैं? क्रोमोसोम के माध्यम से हो रहे हैं। ठीक, किसके माध्यम से हो रहे हैं? क्रोमोसोम के माध्यम से हो रहे हैं। ये क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम जो होता है हमारे ही सेल्स में प्रेजेंट होता है, हमारे ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला, इसको कलर्ड बॉडीज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कलर्ड बॉडीज के नाम से भी। एक मिनट भाई साहब, इसको जो है हम किसके नाम से जानते हैं? कलर्ड बॉडीज के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जो है एक थ्रेड के नुमा, धागे नुमा संरचना होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। एक धागे नुमा संरचना की तरह ये होती है। मान लिया कि ये, अच्छा एक चीज़ आपको बताते हैं कि आपको इसको आने से पहले एक चीज़ आना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोशिका विभाजन आना बहुत ज़रूरी है। जब आपको कोशिका विभाजन आएगा तभी आप जो है मियोसिस एंड माइटोसिस की प्रोसेस जब आपको आएगी, सेम उसी प्रोसेस पर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी उसी पर डिपेंडेंट है। देखिए हम आपको जो है पहले क्रोमोसोम्स दिखाते हैं। हियर ए सेल, यहाँ एक सेल है। सेल्स के अंदर हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो गया। न्यूक्लियोलस के अंदर छोटा ये हमारा क्या? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागे जैसी संरचना है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन आवर न्यूक्लियस। क्लियर? न्यूक्लियस हो गया। इसमें जो होता है न्यूक्लियस, हमारा क्रोमोसोम जो होता है वो धागे जैसी संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। बट ये कैसी होती है? ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा क्रोमोसोम्स को, कहीं ना कहीं क्रोमोसोम्स को देखा होगा, कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, लेकिन वो रियल में इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं होती है। वो रियल में क्वाइल्ड फॉर्म में क्रोमैटिन थ्रेड जो होती है वो ऐसे क्या होती है? ज्वाइंट होती है। ज्वाइंट होकर के क्या बनाती है? एक ज्वाइंट होकर के एक क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती है। लिसन यार, समझ में आया? ये क्रोमोसोम्स इस तरीके से होते हैं। एक सिंगल क्रोमोसोम्स है, यहीं पे हमने एक क्या कर देंगे, हम यहाँ पे एक थोड़ा सा इधर करके साइड में करके एक डबल क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ठीक, क्या कर लेते हैं? यहाँ पे
एक डबल क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। हेरिडिटी में कैसे आप लोगों ने देखा था, सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक, पढ़ी होगी। ये क्रोमोसोम्स इस तरीके से फॉर्म में हमारे होते हैं और जीन्स जो होते हैं इसी पे क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, जिसको कहते हैं लिंकेज। लिंकेज में क्या होता है, लिंक्ड होते हैं। जो भी जीन्स आपके होते हैं, जो कैरेक्टर्स के जीन्स होते हैं, वो इसी क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ठीक। मान लिया ये ह्यूमंस का हेट्रोसोम क्रोमोसोम्स है, मान लिया एक जो है हमारा एक्स क्रोमोसोम्स है, दूसरा वाई क्रोमोसोम्स है, ठीक, ये नहीं पता है। मान लिया एक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक। इस तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, कभी कभी हमारे जीन लिंक्ड होते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे कुछ जीन अलग लिंक है, यहाँ पे कुछ जीन अलग लिंक्स होते हैं। जब आपको लिंकेज पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे मान लिया कोई दूसरे लिंक जीन है, यहाँ पे दूसरा जीन है, ठीक, यहाँ पे दूसरी जीन है। ऐसे ऐसे करके क्या होंगे हमारी जीन्स, कहीं कहीं जीन्स ऐसे हमारे सब क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स को शो करने का काम करते हैं जीन्स। क्लियर। और सटर एंड बॉवेरी ने जो है सबसे पहले क्या किया था, इसी को बताया था। सटर एंड बॉवेरी ने इसी को ऑब्जर्व किया था, सटर एंड बॉवेरी ने, और बॉवेरी ने ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने इसी चीज को बताया था। बताने से पहले आपको एक चीज दिखा दें कि ये जो दिख रहे हैं आपको, ये इनका बहुत बड़ा रोल है, इस चीज को करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर, सटर एंड बॉवेरी का। अब आइए आपको दिखा देते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी जो हमारा है, क्रोमोसोम्स का सिद्धांत जो है किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम स्टडी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में यहाँ बना हुआ है कुछ चीज़ें, आइए हम आपको दिखा देते हैं। इसको दिखाने से पहले हम आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आइए इसको दिखाने से पहले हम आपको दिखा दें कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो किस तरीके से माइटोसिस पर डिपेंड होता है। लिसन हियर, मैंने एक सेल बनाया, मैंने एक न्यूक्लियस बनाया। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक मैंने क्या बनाया, न्यूक्लियस बना लिया। ये न्यूक्लियस क्या करेगी, अब ये सेल्स धीरे धीरे सेल्स में क्या होगा, ग्रोथ होगा। ये सेल्स की हमारी न्यूक्लियस क्या होगी, धीरे धीरे बड़ी होगी। न्यूक्लियस बड़ी होने के बाद की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इसमें क्या होगी, धीरे धीरे सेपरेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये न्यूक्लियस हमारे धीरे धीरे करके ये अलग होने की प्रोसेस में आ जाएगी। जब ये न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिफरेंट अलग होने की प्रोसेस में आ जाएगी, अलग हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। न्यूक्लियस मेरे अलग हो गए। क्लियर, न्यूक्लियस अलग होने के बाद अब हल्का हल्का यहाँ क्या हो जाएगा, सेपरेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ सेपरेशन होने स्टार्ट हुए, क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने एक सेल्स बनाया, सेल्स में अब क्या हो गया, धीरे धीरे करके क्या हो गया, सेपरेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अब ये सेल्स क्या करेंगे, यहाँ एक न्यूक्लियस इधर है, हियर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। अब बीच में जब सेपरेशन होने स्टार्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ी थोड़ी ऐसे कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, दोनों साइड से दबेगी। दबने के बाद एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ है। लास्ट मोमेंट पे क्या होगी, ये इंडिपेंडेंटली टू सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आई होप आपकी बात इतनी समझ में आई होगी। एंड इस जो प्रोसेस, जब यहाँ न्यूक्लियस हमारी डिफरेंट होती है, सेपरेट होती है, इसे हम बोलते क्या हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और जब हमारा ये साइटोप्लाज्म सेपरेट होने की फॉर्मेशन चलती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इसे हम बोलते क्या हैं,
काइनेसिस की प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने वाली, फैक्ट क्या है, इतना तो आपको भी पता होगा कि एनाफेज क्या होता है, टेलोफेज क्या होती है, कौन सी प्रोसेस में क्या चीजें होती हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। बट क्रोमोसोमल थियरी जो सटन एंड बॉवेरी ने ऑब्जर्व किया, इस सटन एंड बॉवेरी ने जो ऑब्जर्व किया, स्टार्टिंग में इन लोगों ने कर नहीं पाया क्योंकि उस समय डिजिटल माइक्रोस्कोप नहीं थे, अच्छे अच्छे टाइप्स के टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप थी। कुछ समय बाद जब ये सारी प्रोसेस पॉसिबल हो पाई, तब इन्होंने ऑब्जर्व किया सेल डिवीजन की प्रोसेस को। इन्होंने देखा, क्या देखा, कि जब सेल डिवाइड होने वाले होते हैं तो सबसे पहले क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स या इसकी जितनी भी मटेरियल्स होती है, जितने भी लक्षण होते हैं, वो क्या होते हैं, पहले कॉपी होते हैं। पहले क्या होते हैं, कॉपी होते हैं। किस तरीके से, एक से डबल बनाते हैं। यहाँ पहले देखिए डीएनए जो आपका अलग हो रहा है, जो आपका न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियस अलग होने की प्रोसेस चल रही है। इस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स इस सेल्स में थे, मदर सेल में जितने भी कैरेक्टर्स थे, इसकी जो मातृ कोशिका थी, जितने भी कैरेक्टर्स इसमें थे, वो आधे कैरेक्टर्स ये क्रोमोसोम्स लेके इधर आ गया, आधे कैरेक्टर्स लेके ये इधर आ गया। दोनों साइड में कैरेक्टर्स बराबर बराबर जाएंगे। यही इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, पूरी तरीके से स्वच्छंद होते हैं कि किस तरीके से वो एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, ये क्रोमोसोमल थ्योरी इसी पर डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं पूरी तरीके से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने जो है धीरे धीरे क्या किया, इस पर प्रगति किया शेरमार्क ने। और क्रोमोसोमल थ्योरी जो है आपको नहीं दिख रही है तो हम आपको दिखाते हैं, रुकिए। इसको जो है वाल्टर सटन, थियोडोर बोवेरी ने आपको बता ही दिया गया है, इसका सिद्धांत दिया था। इसके सिद्धांत के बाद हम लोग आते क्या है, इस पे आते हैं। इन्होंने कैसे जो है, देखिए आइए इधर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे जो देखिए वंशागत विविधता के सिद्धांत में आपका क्या है, ये जीवन आपका एक फैक्टर है, G2 क्या है, एक जनरेशन 1 जनरेशन 2। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स आपके प्रेजेंट हैं, क्या है, 2 क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स यहाँ है, दूसरा आपके यहाँ है। ये क्या हो गई, इसमें डबलिंग की प्रोसेस हुई है। कौन सी प्रोसेस हुई है, ये प्रोसेस डबल हुई है। एक से जो है डबल का फॉर्मेशन हुआ है, ये एक से क्या है, डबल का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर, ये डबल की प्रोसेस हुई है। ये क्या है, आपकी एनाफेज फर्स्ट है। पश्चावस्था को हम लोग क्या कहते हैं, एनाफेज बोलते हैं, एनाफेज बोलते हैं। ठीक, ये फर्स्ट की प्रोसेस है। इसमें दोनों क्या है, ज्वाइंटेड फॉर्म में है। लेकिन ये क्या है आपकी, यहाँ पे गुणसूत्र अर्धसूत्रण, यहाँ पे क्या हो, मियोसिस सेकंड की प्रोसेस चली है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस थी। ठीक, मियोसिस सेकंड की प्रोसेस, ये एनाफेज सेकंड की प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स आपके ऐसे और ऐसे कैसे हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो गए, पूरी तरीके से अलग हो गए, एक दूसरे से खींच करके सेपरेट करके अलग करने का काम किया है। ठीक, और जनन कोशिका में ये सारी की सारी सेल्स क्या हो गई, पूरी तरीके से डिफरेंट हो गई। आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरी तरीके से क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, हुई ना इंडिपेंडेंट, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुकी है। क्लियर, ये हमारी क्या थी, 4 चर क्रोमोसोम्स वाली कोशिका में अर्धसूत्रण और जनन उत्पादन देख सकते हैं कि कैसे क्रोमोसोम्स बनते हैं, और जनन कोशिका बनने के दौरान कैसे विसंयोजित होते हैं, कैसे सेग्रीगेट होते हैं। ये सेग्रीगेट करने की प्रोसेस थी, कैसे ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, मीन्स विसंयोजित कैसे होते हैं, यही इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसके दिखाते के साथ साथ जो है आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्रोमोसोम्स होता है, जो आपकी जीन्स होती है, वो सेम बिहेव करती है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होता है।
क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में डिफरेंट आपको बताना होगा, आपको समझना होगा कि ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये जीन्स क्या होते हैं। जो आपके देखिए क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी आपके पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ जो है ये भी आपके पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, दोनों पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वह क्रोमोसोम्स हो चाहे वह जीन्स हो, हमेशा ये कैसे प्रेजेंट होंगे? पेयर्स में। मान लिया क्रोमोसोम्स ऐसे हैं, मैंने क्रोमोसोम्स का ऐसे बना दिया, हियर प्रेजेंट दी पेयर्स। मान लिया जीन्स है तो जीन्स हमारे एक जीन्स मैंने ये क्रोमोसोम्स मैंने बना लिया, इस क्रोमोसोम्स पे ये क्रोमोसोम्स बनाया, इस क्रोमोसोम्स पे मैंने क्या बना लिया? जीन्स बना लिया। यहाँ पे मैंने एक जीन्स लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक जीन्स लगा दिया। ठीक, ये सब क्या है? जीन्स जो होते हैं ये भी हमारे पेयर्स में ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये जीन पास में है, ये जीन जो है ये डिपेंड ये करता है इस पे कि ये जीन्स हमारे क्या हैं, बहुत पास क्लोजली लिंक्ड हैं या फिर लूजली लिंक्ड हैं। ठीक, दूर जब लिंक्ड होते हैं, अब उसको हम पढ़ाएंगे रिकॉम्बिनेशन में क्या प्रोसेस होती है। ठीक, उसको यहाँ आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आइए इसको इरेज करते हैं और हम लोग फिर से देखते हैं कि ये जीन्स जो होते हैं किस तरीके से हमारे प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपके कैसे होंगे? पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, युग्मक जनन के दौरान जब युग्मक का जनन होता है, रुको भाई साहब एक मिनट, थोड़ा सा इसको दुबला हो जाओ भाई, तो फिर हो जाओ। युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार भी संयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़े से केवल एक ही जा पाता है। मीन्स ये होता है जब, जैसे मान लिया, आइए दिखाते हैं आपको, जैसे मान लिया कि XX क्रोमोसोम्स है, XY क्रोमोसोम्स है। क्लियर? हियर प्रेजेंट दी मेल, हियर प्रेजेंट दी फीमेल है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्रॉस कराया, तो इसमें जो क्रॉस कराने की जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिला? XX मिला, और यहाँ से दोनों से मिलके क्या मिला? XX मिला। यहाँ से प्रोसेस में क्या मुझे मिला? XY मिला, और यहाँ वाली प्रोसेस में मुझे क्या मिला? XY मिला। क्लियर? तो 50% जो प्रोजनी आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? बेबी बॉय मिलेंगे। 50% प्रोजनी आपको कैसे मिलेंगे? बेबी गर्ल मिलेंगे। मेरा कहने का मीन्स था ये कि जब ये विसंयोजित होते हैं, सेग्रीगेट की जो प्रोसेस हो रही थी, यहाँ देखिए ये सेग्रीगेशन की जो प्रोसेस हो रही थी, तो एक यहाँ से लिया, दूसरा यहाँ से लिया। मीन्स जोड़े में से जब किसी एक बेबी का फॉर्मेशन होता है तो जोड़े में से एक ही संयोजित होते हैं, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। वही तो यहाँ कह रहा है, वही यहाँ कह रहा है कि विसंयोजित होते हैं कि युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है। सेम इसी टाइप से क्या होता है यहाँ पे भी, सेम इसी टाइप से इसमें भी होता है। युग्मक जनन के दौरान विसंयोजित जोड़े में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होते हैं। जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही जोड़े को प्राप्त होते हैं। नहीं पता है? आइए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, एक मिनट, ये मैंने बना दिया क्या? एक क्रोमोसोम्स बना दिया, क्रोमोसोम्स बना दिया। इस क्रोमोसोम्स में मैंने क्या कर दिया? जीन्स को प्रेजेंट करा दिया। यहाँ पे मैंने जीन्स को प्रेजेंट करा दिया, यहाँ पे जीन्स को प्रेजेंट करा दिया, यहाँ पे दूसरे जीन्स को प्रेजेंट करा दिया, जीन्स को यहाँ दूसरे जीन्स को प्रेजेंट करा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है मैंने दूसरे जीन्स को प्रेजेंट कराया, फिर यहाँ पे दूसरे जीन्स को प्रेजेंट कराया, फिर यहाँ पे क्या किया मैंने? यहाँ पे दूसरे जीन्स को प्रेजेंट कराया, यहाँ पे दूसरे जीन्स को प्रेजेंट कराया, यहाँ दूसरे करा दिया। तो इस तरीके से जो जीन्स होते हैं वो हमारे क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं? कंप्लीटली लगे होते हैं। जब ये क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं, एक जीन दूसरे जीन से क्या होता है? रेप्लिकेट होता है, ऐसे जुड़ता है। ठीक, मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स है,
कोई एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों आपस में जाकर के जब मिलेंगे तो आधे कैरेक्टर्स ये इसको दे देगा, आधे कैरेक्टर्स ये इसको दे देगा, आधे ये इसको दे देगा, आधे इसको दे देगा। मतलब कि इसमें क्या होगा, गुणों का आदान प्रदान होगा। किस तरीके से गुण क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। सेम यही प्रोसेस में चल रही है। एक मिनट, क्या हो गया, सेम प्रोसेस में चल रही है। क्लियर, सेम प्रोसेस में क्या हो रही है, चल रही है। देखिए इसमें फिर से क्या कह रहा है कि ये अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं। इनका जो जोड़ा है पूरी तरीके से क्या होता है, विसंयोजित होता है। अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं। स्वतंत्र रूप से कैसे विसंयोजित होंगे, अलग अलग जो जोड़े हैं एक दूसरे स्वतंत्र तरीके से भी संयोजित होते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी होती है। तो क्रोमोसोम्स और जीन में जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। वो एक थोड़ी सी बड़ी इकाई है, वो थोड़ी सी छोटी इकाई है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लगभग ना के बराबर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक, दोनों का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कैसा है, एक जैसा ही है। दोनों की प्रकृति कैसी है, एक जैसी ही है। ठीक, आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। इसमें जो होता है एक चीज़ ये देखिए, जो है पूर्वा पश्चावस्था में किस प्रकार से ये क्रोमोसोम्स हमारे बीच संयोजित होते हैं। क्रॉस ए और क्रॉस बी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, क्रॉस ए और क्रॉस बी के थ्रू हम आपको इसको समझाएंगे। देखिए मियोसिस की प्रोसेस है। इस मियोसिस की प्रोसेस में क्या है, पश्चावस्था है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या है, किस तरीके से आपके अलग अलग किस तरीके से लगे हुए हैं। यहाँ आपका ये इस कलर में है, ये आपके येलो कलर्स में है। इसमें एक आपका ग्रीन वाला इधर है और ये वाला इधर है। अब जब देखिए भी संयोजित यहाँ पे अलग अलग किया, क्या हुआ, पश्चावस्था और सूत्र सेकंड की प्रोसेस हुई। इसमें क्या हुआ, ये आपके अलग अलग विसंयोजित हो गए। विसंयोजित होने के बाद आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि इसके साथ फिर ये इसकी कोशिकाएं क्या है, पूरी तरीके से डिफरेंट हो गई, अलग अलग विसंयोजित हो चुकी हैं। ठीक है, विसंयोजित होने के साथ साथ सेम प्रोसेस यहाँ भी है। यहाँ पे आपका संभावना 2 है। पॉसिबिलिटी क्या बनती है, पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यहाँ पे आपका देखिए ये क्या कहते हैं, ब्राउन कलर वाले के साथ यहाँ पे आपका ग्रीन कलर वाले जीन्स आए थे क्रोमोसोम्स के साथ, येलो वाले के साथ जो है आपके रेड वाले जीन्स आए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, येलो के साथ ग्रीन आ गया, इसके साथ ये आ गया, पॉसिबिलिटी चेंज हो गई। इसे नेचुरल प्रोसेस है, ये किसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस पे किसी की इच्छाओं का, कोई विश का, कोई डिजायर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, ये अपने आप की प्रोसेस है, नेचुरली हो जाती है। ठीक है, ये जीन्स कहाँ जाएंगे, देखिए ब्राउन वाले के साथ रेड आ गया, येलो के साथ ग्रीन आ गया, पूरी तरीके से इसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई। मीन्स इसके जो लक्षण हैं पूरी तरीके से अलग हो गए। ठीक है, सटन एंड बॉवेरी ने क्रोमोसोम का सिद्धांत प्रस्तुत किया, वंशागति का। इसके बाद इन्होंने क्या लिया, मॉर्गन ने क्या लिया, एक फल मक्खी लिया। क्या लिया, फल मक्खी लिया, जिसे हम फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर कहते हैं। ठीक, इन्होंने काम किया, इस पर वर्क किया, वर्क करके अध्ययन करने के उपयुक्त पाई गई कि इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर उगाया जा सकता है, किया जा सकता है। क्योंकि जो आपका ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर जो आपकी फ्लाई है, ये क्या है, एक फल मक्खी है। क्या है, फल मक्खी है। ये फल मक्खी क्या करेगी, इसका जीवन काल जो होता है 2 सप्ताह होता है। इसका जो जीवन काल होता है क्या होता है, 2 सप्ताह का होता है। ये 2 सप्ताह तक जो है ही जीवित रह सकती है। इसको जो है प्रयोगशाला में आसानी से उगाया जा सकता है, मतलब
बनाया जा सकता है या पैदा किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक, सकता है। एक प्रोसेस और है कि ये जो हमारी फल मक्खी है ये क्या है, पूरी तरीके से ये जो फल मक्खी है हमारे पास, इस फल मक्खी की एक सबसे खास बात ये है कि इसका जो मेल्स है, मेल नर जो होता है, नर जो होता है वो छोटा दिखता है, छोटा दिखता है, और जो इसकी मादा होती है, जो इसकी फीमेल है वो क्या होती हैं, बड़ी दिखती है। ठीक है, बड़ी दिखने के साथ साथ जो नर हैं, जो नर हैं वो क्या है, डोमिनेंट है। क्या है, डोमिनेंट है पूरी तरीके से। मीन्स क्या है, इसकी आंखें कैसी दिखेंगी, आंखें इसकी लाल कलर की दिखेंगी, लाल कलर की दिखेंगी, और इसके पंख जो हैं, पंख या कलर इसका बॉडी कलर ये कैसा दिखेगा, भूरा दिखेगा। पूरी तरीके से क्या है, डोमिनेंट है। लेकिन जो आपकी मादा है, मादा है, मादा जो मक्खी है, इस मादा मक्खी की सबसे बात यह है कि ये रेसेसिव है पूरी तरीके से। ये क्या है, रेसेसिव है। ये क्या है, रेसेसिव है। रेसेसिव मीन्स क्या होता है, पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है। इनकी आंखें कैसी होंगी, हल्की सी वाइट कलर की होंगी। आंखें जो इनकी हैं क्या हैं, आंखें सफ़ेद कलर की होंगी, सफ़ेद कलर की होंगी। इनकी पंख जो होती है थोड़ा सा लाइट कलर का होगा, हल्के कलर का होगा। पंख जो है कैसा होगा, हल्के कलर का होगा। ये प्रोसेस थी, इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर जो स्टडी की थी, ड्रोसोफिला के ऊपर इन्होंने स्टडी की। और इन्होंने क्या किया, मेंडल्स ने आपका मटर के पौधे पे किया था, इन्होंने किस पे किया लिया, नर मक्खी मादा मक्खी पे कर ली थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ, वापस इस पे आते हैं। और एकल मैथुन की संख्या में संतति की मक्खियों की संभावना उत्पादन संभव था, साथ ही लिंगों का विभेद स्पष्ट था। नर और मादा की आसानी से पहचान की जा सकती थी। साथ में आनुवांशिक विविधताओं को अनेक प्रकार थे जो क्षमता के क्या थे, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। क्लियर, इन्होंने मक्खी पे किया था, मेलानोगास्टर पे किया था। और इन सारे चीज़ों के बाद इन्होंने क्या बताया था, क्रोमोसोम्स के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिका विभाजन के सिद्धांत पर निर्भर होते हैं। और जब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं, इनके जो लक्षण होते हैं, जो जीन्स के थ्रू ये अलगाव होता है, सेग्रीगेशन होता है, इसी पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है। आई होप इस क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा आप मुझे मैसेज कीजिएगा और आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं रिप्रेजेंट होऊंगा एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।